आशुतोष, अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो आज जिस तरह की पोलिंग देखने को मिली, इसमें दो चीजें निकल के आ रही हैं। और वो है, पहली मैं बात करूंगा बैंगलोर शहर की, जो कि सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन पॉलिटिकल एक्टिविज्म की अगर बात की जाए तो काफी सक्रिय रहता है। लेकिन अगर आज जिस तरह की पोलिंग तीन कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुई, चाहे बैंगलोर नॉर्थ हो, साउथ हो या सेंट्रल हो, तीनों ने ही 50% क्रॉस नहीं किया है। 49.28, 49.72, इस तरह के जो फाइनल फिगर्स आए हैं, क्लियरली दिखाता है कि जो हम वैसे देखते हैं कि सोशल मीडिया पर यहाँ पर सिविक एक्टिविज्म जिसे माना जाता है, शायद जब वो ग्राउंड पर आने की बात होती है तो आधे लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसका एक जो बड़ा बड़ा कारण है, और ये पहले भी चुनाव आयोग ने कहा था, कि वीकेंड पर कभी भी बैंगलोर जैसे शहर में चुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आईटी में काम करते हैं वो पड़ोसी राज्यों से होते हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, केरल हो, आंध्रा हो या तेलंगाना हो। और जब उनको एक फ्राइडे की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे साथ में है, तो वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं थर्सडे शाम को। और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले भी जब भी वीकेंड पर चुनाव हुआ है, वह खराब परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन अगर मैं जो बात दूसरी कहना चाहता था, वो ये थे कि जो आज हमने देखा कि 63.9% पोलिंग है, जो कि मतलब पिछले अगर आप एवरेज देखेंगे उससे जी। थोड़ी बेहतर जरूर है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो पे 73, 74, 77% जो हमने कभी देखा नहीं, चाहे वह मंगलूर हो या दक्षिण कन्नड़ा है, उडुपी चिकमंगलूर है, या मंड्या है जहाँ पे कि हॉट कॉन्टेस्ट था कुमार स्वामी का। यहाँ पर 73, 74% पोलिंग जो हुई है, ये अपने में एक रिकॉर्ड है। और ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूंसीज मंड्या की छोड़ के मैं ये कहूंगा, ये वो टेस्ट लेबोरेटरीज हैं आरएसएस की और बजरंग दल की, जहाँ पे कि हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने 10 साल में यहाँ पर काफी सक्रिय किया है। और वहाँ जिस तरह से हमने देखा था कि काफी एग्रेसिव पोलिंग सुबह से ही हो गई थी और करीब 50% 1 बजे तक हो चुकी थी, साफ संकेत दिखा रहा है कि बीजेपी और जो उनके सहयोगी हैं, दल चाहे बजरंग दल हो या वीएचपी हो, वे सब काफी सक्रिय रहे हैं इसमें पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुद्दों की अगर बात की जाए कि जिस मुद्दों पर चुनाव प्रचार हुआ था, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वो उत्साह नहीं देखने को मिला। और वो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद पिछले जो हीट वेव अभी कर्नाटक में चल रही है, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज इस समर का आज था। और ये एक बहुत जी। बड़ा कारण है कि हमने देखा कि 1 बजे के बाद पोलिंग जो है लगातार ड्रॉप होती गई है। लेकिन बैंगलोर बिल्कुल। का, जैसे मैंने पहले कहा, कि हाँ। ऑनलाइन जो एक्टिविज्म है, ये एक चीज है, ये पोल स्पीचेस की तरह है और लोग इसको ज्यादा सीरियसली लेते नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर रेफरेंस दूंगा 2023 का। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि बजरंग दल पर बैन लगेगा अगर वे सत्ता में आएंगे, तो जिसको कि प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि बजरंग बली पर रोक लगाई जा रही है। तो उस तरह से उस नैरेटिव को उन्होंने उस टाइम पर बदलने की कोशिश की थी कर्नाटक के असेंबली चुनाव में, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था और हमने देखा कि वो तब भी रिजेक्ट हो गया था। यही बांसवाड़ा के बाद एक दिन बाद उन्होंने फिर से एक बार जिक्र किया था कि कर्नाटक में एक व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और उस पर हमला हुआ था, रोक लगी थी। जबकि ये जब मामला हुआ था चुनाव की घोषणा से 2 दिन पहले, और जब ये इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय तेजस्वी सूर्या जो हैं और शोभा करंदलाजे हैं, दोनों सांसद जो थे, उन्होंने इस व्यक्ति के साथ खड़े होकर के इस मुद्दे को एक पॉलिटिकल और कम्युनल कलर देने की कोशिश जरूर की। लेकिन वहां के जो बीजेपी के विधायक थे, उदय गरुड़ाचार, उन्होंने मीडिया के सामने आके साफ तौर से कहा कि वह व्यक्ति हनुमान चालीसा नहीं सुन रहा था और ये जो पूरा झगड़ा था वह अलग बातों को लेकर के था। तो मामला उसके बाद वहां पर डिफ्यूज हो गया था और बीजेपी उसको पॉलिटिकली यहाँ पर एनकैश नहीं कर पाई थी बैंगलोर में, क्योंकि बीजेपी के विधायक ने खुद वहां पर यह बयान दे दिया था पुलिस के सामने और मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने जब दोबारा इसका जिक्र किया उस मुद्दे का, जो कि पहले डिफ्यूज हो चुका है, कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद जो प्रधानमंत्री के स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो शायद ना उनको प्रॉपर फैक्ट्स दे रहे हैं या पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो इस तरह की जो गलतियां अभी कभी दिखता है करते हुए शायद उनको ठीक कर पाए। तो ये एक चीज जो है
नोटिस हुई। लेकिन कर्नाटक में कम्युनली सेंसिटिव कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जरूर बन चुकी हैं, जहाँ पे कि हमने देखा है कि आज भी जिस तरह की पोलिंग हुई, काफी हाई पोलिंग है वो। 74-75% लोकसभा में हमने शायद 3 या 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लगातार ऐसा हो आउट ऑफ 14 नहीं देखा था। लेकिन इस तरह का जो कम्युनली सेंसिटिव इश्यूज बनते हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे या सोशल मीडिया पर इल ट्रीट या मिसट्रीट करने की कोशिश जरूर होती है। अभी जिक्र किया था आरक्षण का कि मुस्लिम से आरक्षण लेकर के ओबीसी का आरक्षण छीन लिया। तो फैक्ट इज कि प्रधानमंत्री अब जेडीएस के अलायंस में हैं, और देवेगौड़ा जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस चीज को इंट्रोड्यूस किया था 1985 में, और उसके बाद से 4 बीजेपी की सरकारें कर्नाटक में आई हैं और किसी ने इस आरक्षण को हटाने की कोशिश नहीं की। 2023 के लास्ट डे पर बसवराज बोम्मे ने इसको बदलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये सब्जुडिस मैटर्स जो होते हैं या जिस कानूनी दाव पेंच में जो फंसे होते हैं, उसको एक पॉलिटिकल कैंपेन बनाना शायद मिसलीड करने जैसा होता है। बट विजय जी, बहुत संक्षिप्त आप जवाब। ये जो बांसवाड़ा में उन्होंने बोला, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ा कर्नाटक के अंदर, क्योंकि 14 सीटें हैं और ये इंपॉर्टेंट स्टेट है बीजेपी के लिए? देखिए, जहां तक अगर आप बात करें, कर्नाटक की 17% पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है, और दक्षिण जो 14 सीटें हैं उसमें करीब 20% के करीब है। तो लेकिन जब इस तरह की बात उठती है कि संपत्ति मुसलमानों को दे दी जाएगी या इस तरह का होता है, तो कहीं ना कहीं एक लैटेंट पोलराइजेशन खुद ब खुद बढ़ जाता है। और बीजेपी का फायदा तभी होता है जब जाति से उभरकर हिंदू मुस्लिम हो, तब बीजेपी का फायदा होता है। और इस तरह के जो बयान होते हैं वे कास्ट की जो डिविजन होती है, चाहे लिंगायत, वोकलिगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी होते हैं, उससे उसको दूर करने को, बैरियर्स को दूर करने की कोशिश करती है बीजेपी, और उसमें कुछ फायदा जरूर मिलता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।